बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, इज्तिमाई मसाइल का हल हमेशा इज्तिमाई काविशों का नतीजा होता है। हमने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन मसाइल से दो चार हुई, उनका हल भी ऑब्वियसली एज अ पार्टी कलेक्टिव एफर्ट्स में था, लेकिन डे बाय डे कोई नई कॉन्ट्रोवर्सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चिमटती रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन में खुशी की लहर दौड़ती रही। सबसे पहली कंट्रोवर्सी बड़ी शेर अफजल मरवत साहब बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सर्कल्स के अंदर। उसका भी ड्रॉप सीन नहीं हुआ था, अभी उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उससे पहले ही एक नई कंट्रोवर्सी ने विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उस सूबे में जहां पर उनकी हुकूमत है और बार बार जहां के अवाम ने उनको मौका दिया है, एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया और वो कंट्रोवर्सी थी शकील खान साहब वर्सेस अली अमीन गंडापुर साहब। और वो कंट्रोवर्सी होता ना कि एक रिजाइन के बाद या एक वजीर की बरतरफी के बाद रुक जाती, लेकिन मामला इतना सादा नजर नहीं आ रहा। रीजन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी जमात थी कि जिसका नारा ही करप्शन फ्री पाकिस्तान और इंसाफ पर मबनी निजाम मुहैया करना था इस मुल्क को। लेकिन जब उनका एक सिटिंग मिनिस्टर अपने सिटिंग वजीर आला के खिलाफ एलिगेशंस लगाता है तो उसके बाद मामला बहुत गंभीर हो जाता है। ऑब्वियसली ग्रुपिंग तो है तहरीक इंसाफ के अंदर और उसका सबसे बड़ा सबूत पंजाब से उठने वाली वेव के जहां पर हमाद अजहर साहब के खिलाफ आवाजें उठती हैं, हमाद अजहर साहब के कलीग या उनके हिमायती ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के खिलाफ आवाजें उठाते हैं और इवेंचुअली हमाद अजहर साहब हो, हाफिज फरज साहब हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर का प्रेसिडेंट हो, सबको एक साइड पे होना पड़ता है और उनको रिप्लेस करने के लिए एक नया ग्रुप सामने आ जाता है। इसी तरह कहा यह भी जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इलेक्शन से पहले के चले आ रहे हैं और कुछ नाम लिए जाते हैं। अगर इस्लामाबाद के या कहीं भी सहाफती सर्कल्स में आप बैठे, सियासी सर्कल्स में बैठे, तो आतिफ खान साहब हो जाएं, शाहराम तरकई साहब हो जाएं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े नाम से खैबर पख्तूनख्वा से, उनके बारे में क्या सराहियां ये की जाती हैं कि उनको मरकज में इसलिए रखा गया क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब की चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो सिक्योर रहे और वो दबंग तरीके से अपना सूबा चला सके। अब इसके ऊपर कहानी स्ट्रेट अप है, इस पर कोई बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी रह नहीं गई कि शकील खान साहब का ग्रुप, जिसमें जुनैद साहब को भी आप कह लीजिए, और जुनैद साहब की जब बात करते हैं फिर शेर अफजल मरवत साहब भी आ जाते हैं, शांदाना गुलजार साहब भी आ जाती हैं। इसी तरह सियासी जमातों के अंदर ग्रुपिंग होती है, लेकिन करप्शन एलिगेशंस के ऊपर आकर ग्रुपिंग और एक दूसरे को सेफ या सिक्योर करना मेरी समझ से थोड़ा सा बालातर है। आज इस शो की पहली स्टोरी हम यही करेंगे, फिर से खैबर पख्तूनख्वा की इंटरनल पॉलिटिक्स, पाकिस्तान तहरीक का बढ़ता हुआ गैप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सफों में जो दरारें हैं उन पे बात करेंगे। सेकंड स्टोरी आज के शो की मेरे नजदीक बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पंजाब की सियासत का रुख बदल सकता है और वो ट्रिब्यूनल्स वाली स्टोरी है जो कल केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। आज कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स और कुछ हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि माजी के फैसलों की रोशनी में कल फैसला क्या आ सकता है। नाज़रीन, एज़ सेड अर्लियर के एक फैसला या एक समाज जो है वो पंजाब की सियासत के रुख का तयन करेगी कि जनाब पंजाब की सियासत किस तरफ जाती है। वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का फैसला है। अभी रिसेंटली 3 सीटों के ऊपर भी जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद बहुत सारे चांसेस इस तरह के और भी नजर आते हैं। उसके ऊपर बहुत सारी कियास सराहियां पहले भी जारी हैं। इसके ऊपर माजी के फैसले क्या कहते हैं और फर्दर क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब मौजूद हैं और स्काइप पे मुझे सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी साहब लाहौर से ज्वाइन करेंगे। जब भी लाहौर की या पंजाब की पॉलिटिक्स पे बात करें तो फिर माजिद भाई को हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि बताइए व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, कैसे मिजाज, खैरियत से? थैंक यू फॉर कमिंग। आई थिंक आज तो केस डीलिस्ट हो गया। जी बिल्कुल डीलिस्ट हो गया। ये वैसे एक तो सलमान अकरम राजा की एप्लीकेशन भी थी कि हामिद खान साहब जो बैरून मुल्क हैं तो केस की समाअत मुलतवी की जाए, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि 4 जुलाई से ये स्टे है और पंजाब के 8 ट्रिब्यूनल्स जो है वो गैर फाल पड़े हुए हैं। ये जो मेरा ख्याल में पॉइंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने पिछली समाअत पर यह कहा था कि ये तो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसमें किसी पार्टी का तो लेना देना ही नहीं है। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार है या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इख्तियार है, तो इख्तियार को हमने डिफाइन करना है। मीनिंगफुल कंसल्टेशन अगर होती है, अगर वो किसी जो है वो डेड लॉक पे चली जाती है तो फिर क्या होगा, तो उसको उन्होंने देखना था, तो उसमें अब डीलिस्ट कर दिया गया है। मिसाल मिलती है इस तरह के डेड लॉक की?
डेडलॉक की नहीं मिसाल ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। इवन इन्होंने जो जब ये अकील अब्बासी, जस्टिस अकील अब्बासी जब सिंध हाई कोर्ट में थे, अभी बाद में सुप्रीम कोर्ट आए हैं, तो उस वक्त भी वहाँ पे कोई मसला नहीं बना, बलूचिस्तान में कोई मसला नहीं बना, खैबर पख्तूनख्वा में कोई मसला नहीं बना, मसला बना है पंजाब में, और मसला था भी पंजाब में, तो इसलिए मसला बन गया। हालांकि मतलब ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि 8 जज जो है अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उनको ट्रिब्यूनल लगा रहा है, तो बतौर जज अगर वो काम कर रहे हैं, बतौर जज सुबह से शाम तक वो 100 केस सुनते हैं, तो उनको बतौर ट्रिब्यूनल क्या वो जो है वो उनके पास एबिलिटी नहीं है, या वो काम नहीं कर सकते, या उनको पता नहीं है, लॉ का नहीं पता। ये बड़ा हैरान कौन था। मतलब जस्टिस अकील अब्बासी को ये कहना पड़ा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने 8 ट्रिब्यूनल लगाने हैं, आप जो है पैनल दें, 8, 10, 12 जजेस का नाम दें, हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन से बंदा पूछे कि आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपको क्या पता कि किस जज का क्या फैसला है, आपका केस, और आप ही डिसाइड करेंगे। और आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि पहले, तीसरे और 5वें नंबर वाला जज तो ठीक है और दूसरे और चौथे वाला ठीक है? पैरामीटर क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा? यही तो बात है। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा था कि आप हमसे पैनल मांगते तो फिर हमको बताते आपको कि पैनल क्या होता है, पैनल की क्या बात है। अब जस्टिस आलिया नीलम जो है उनके हवाले से खबर आई थी कि उन्होंने कहा कि 8 जजेस हमने दिए हुए हैं, यही जो है वो ट्रिब्यूनल लगेंगे। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहले ही आप पे जो है वो इतना बड़े सीरियस इल्जाम है कि 8 फरवरी इलेक्शन आपने जो है वो उसमें मुबैना धांधली हुई है, तो उसके बाद ट्रिब्यूनल के मामले पर तो इलेक्शन कमीशन ऐसे लगता है इलेक्शन कमीशन के एक्ट से जैसे वो कोई चीज छुपा रहे हो। तो उनको तो एक्टिवली कहना चाहिए बिल्कुल लगाएं जी, लाहौर हाई कोर्ट लगाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाए, वो जो है वो वहां किसी ट्रिब्यूनल को चलने नहीं देंगे। याद है ट्रिब्यूनल जब एक्टिव हुए थे, जब काम स्टार्ट किया था ट्रिब्यूनल ने पंजाब में, तो क्या मांगा क्या था? सबसे पहले डिमांड क्या थी? ट्रिब्यूनल फॉर्म 45, मतलब इस्लामाबाद में फॉर्म 45, जैसे जैसे फॉर्म 45 जहां मांगते गए तो इन्होंने बस वहां पे इश्यूज खड़े होते गए। अब फॉर्म 45 में मसला ये है कि उसमें अल्टीमेटली जो इल्जाम है वो इलेक्शन कमीशन पे भी आता है। जो सारा जो बनेगी चार्जशीट जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ही बनेगी, सिर्फ वो जो उम्मीदवार हैं उनका इशू नहीं है कि एक फॉर्म 45, फॉर्म 47, मतलब एक MNA को वो कहें कि ये ठीक नहीं बना और ये दूसरे को बना दें, उसमें चार्जशीट सारी जो है वो इलेक्शन कमीशन पे आएगी। तो इसलिए बजाय ऐसे लगता है कभी हुकूमत जो है कानून साजी कर रही है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर रही है, वही गवर्नमेंट जो 8 फरवरी से पहले एक तरमीम करती है, और 8 फरवरी इलेक्शन जब वो PDM की गवर्नमेंट जा रही थी अगस्त से पहले, तो निगरान हुकूमत आ रही थी, तो उस वक्त एक तरमीम करती है, और 8 फरवरी इलेक्शन के बाद जब आते हैं देखते हैं नहीं हमें ये शायद सूट नहीं कर रही, तो नई तरमीम उसी को जो है तब्दील कर देते हैं। तो ये हैरान कौन किस्म की मूव है। और सुप्रीम कोर्ट को मैं समझता हूं कि ये केस जल्दी लगाकर एक स्टे खत्म करना चाहिए और फाल करना चाहिए। 180 दिन का और बलोच वाला तो कल लगा है, उस पर आगे चल के बात करते हैं। माजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे मिजाज है, खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू। पंजाब में ट्रिब्यूनल्स इतने इंपॉर्टेंट कैसे, मतलब इंपॉर्टेंट मोस्ट तो हैं, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट मोस्ट तो हैं, लेकिन सिर्फ पिक एंड चूज क्यों हो रहा है पंजाब में? ट्रिब्यूनल्स का काम, जजेस का काम तो इंसाफ करना है। वो सुप्रीम कोर्ट दे दे, वो नीचे से दे दे, लाहौर हाई कोर्ट दे दे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे दे, यहाँ की सीटों के ऊपर तो केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया। तो क्या नीचे के क्या मामला हुआ, वहां पे डेडलॉक क्यों है? जी, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के इदारों की जो कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर अफसोस भी होता है, और पाकिस्तान की बदकिस्मती भी समझा जाए कि यहाँ पर सिलेक्टिव इंसाफ का एक रुझान पाया जाता है। इसलिए इलेक्शंस के हवाले से पंजाब का प्रॉब्लम यह है कि पंजाब में चूंकि सबसे ज्यादा सीटें हैं नेशनल असेंबली की, सूबाई असेंबली की, और पंजाब की सीट्स के ऊपर ही झगड़ा है। अगर हम PTI की जो व्हाइट पेपर है जो उन्होंने 8 फरवरी के बाद जारी किया था उस पर नजर डालें तो हमें 30 से ज्यादा ऐसी सीटें पंजाब की मिलती हैं जिसपे उनका क्लेम है कि यहाँ पर हमारे पास NA की। जी बिल्कुल। और उसमें फिर उन्होंने कैटेगराइजेशन की हुई कि हमारे पास इतनी सीटें हैं कि जिनके ऊपर हमारे पास 90% फॉर्म 45 हैं, फिर सेकंड कैटेगरी में 80% फॉर्म 45 हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का भी ये मसला है कि उनकी चूंकि स्ट्रांग फुटिंग पंजाब में है, उनके बड़े लीडर्स जो हारे हैं या जीते हैं उनका ताल्लुक भी पंजाब से है, तो यहाँ पर उनके लिए भी असेंबली में आना या अपनी शिकस्त की खिदमत को मिटाने के लिए ये जो सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन होता है जिसको हम ट्रिब्यूनल्स कहते हैं कि जहां पे आप अपनी शिकायत लेके जाएं, जिसमें रिकाउंटिंग भी होती है, बाकी धांधली के मसाइल भी होते हैं, फॉर्म्स के मसले भी, तो उसमें वो ये चाहते हैं कि उससे हमें फायदा हो। तो अब डेडलॉक यहाँ पे इसलिए है कि एक साइड पे तो एक बहुत बड़ा क्लेम है तहरीक इंसाफ का, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के मुखालिफ जो जमात है मुस्लिम लीग नून, उसका भी गढ़ पंजाब ही है, और उनके जितने भी हारे हुए रहनुमा हैं
वो आपस में ये गपशप करते हुए नजर आते हैं कि देखिए रिकाउंटिंग में चले जाएं तो उससे हमें फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? उसकी वजह से कि एक ट्रेंड बन गया है। रिकाउंटिंग में जब वोट काउंट हो रहे होते हैं तो पता चलता है कि आजाद उम्मीदवार या ऐसा उम्मीदवार जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से नहीं है, उसके वोट तो धड़ाधड़ मुस्तरद होते जा रहे हैं। 14,000 वोट मुस्तरद हो जाते हैं एक एक हल्के से। जी बिल्कुल। तो उसकी वजह से ये ज्यादा आसान हो गया है। और एक दो जगहों पर तो ये बात भी हुई कि मुस्लिम लीग नून के कुछ हारे हुए रहनुमाओं को ये कहा गया कि आप रिकाउंटिंग में आ जाए तो आप असेंबली में पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्होंने कोई अखलाकी सहारा लेते हुए ये कहा कि नहीं, हमें हार कबूल है। तो ये पंजाब बड़े बड़े नाम उसमें आते हैं, ख्वाजा साहब का भी नाम आता है उसमें, कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब का भी नाम आता है उसी ऑफर में। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइएगा, आपका और मेरा उस एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लाहौर के रहने वाले हैं बड़ा फोकस रहता था इलेक्शन से पहले, वो कॉन्स्टिट्यूंसी थी सलमान अकरम राजा साहब वर्सेस ऑन चौधरी साहब। अभी तो एमएनए कोई है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मैं माजी में लेके जाऊं तो वहां पर हमारे पास क्या सर्वेज आया करते थे, और जिन लोगों से आप और मैं या माजी और बाकी साफी गपशप लगाया करते थे, वहां पर क्या रेशियो आती थी सलमान अकरम राजा साहब वर्सेस ऑन चौधरी साहब? क्योंकि ट्रिब्यूनल्स में एक ये भी किया हुआ है ना हल्का। जी, ये इंपॉर्टेंट हल्का इसलिए भी था कि यहाँ पर 2013 और 2018 में मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम मिला था, और ये भी कहा जा रहा था कि जी मुस्लिम लीग नून ने अपनी सीट बचाने के लिए ये सीट ऑन चौधरी साहब को दे दी है ताकि वो जाने और उनके दोस्त जाने और वो खुद ही इस मसले को हल कर लेंगे। तो ये मसला जब हम देखते हैं ना, सर्वेस की बात करते हैं, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि ठीक है जी, अवाम का मूड बदल गया या इलेक्शन डे पे को हालात तब्दील हो गए, एक वेव चल गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन की शाम को जो काउंटिंग होती है वो तो एक एविडेंस है, बाकी तो तज्जिए हैं जो मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। जो एविडेंस है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो काउंटिंग की है या उसके जो फॉर्म्स है, अगर हम उनको देखें तो उसमें ये जो मसला बाकी हलकों में भी नजर आता है वो इस हलके में भी नजर आता है कि एमएनए के वोट जो हैं उनकी तादाद मुख्तलिफ है। जो सूबाई असेंबली के वोट डाले गए हैं मुस्लिम लीग नून को या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को, उनकी तादाद मुख्तलिफ है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स आए, वो एक ही जगह से दो पर्चियां वसूल करे, एक सब्ज रंग की एक सफेद रंग की, और वो सब्ज रंग की एमएनए की पर्ची के ऊपर तो वोट डाल जाए अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, लेकिन नीचे वाली सीट पे वो कहे कि नहीं, यहाँ पे मुझे शेर का उम्मीदवार पसंद नहीं है तो मैं वो वोट ही नहीं कास्ट कर रहा। या तो वो रिजेक्ट हो, या वो किसी आजाद उम्मीदवार को जाए, या किसी पीपुल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ, किसी को जाए। लेकिन ये चीज देखने में आई है कि एमएनए की सीट पे तो वोट डाल गया, लेकिन ये पतन की रिपोर्ट्स काफी सारे हल्कों में यही इसी तरह की कंप्लेंट्स आई ना, इस तरह की ऑब्जर्वेशंस काफी सारे और भी हल्कों में आई ना। बिल्कुल आई है, और ये है वो बुनियादी वजह जिससे फिर आप एक सुराग लगाते हैं कि कहीं जो एमएनए की सीट है उसके ऊपर कोई मसला या धांधली तो नहीं हुई। और ये वो एविडेंस है, तज्जिए और तबसरों के हवाले से तो हम उस पर कोई भी शख्स, यही एविडेंस आपको NA 130 में भी मिलते हैं। जी बिल्कुल मिलते हैं, और इस तरह की कुछ वर्किंग की मैंने, जिसमें मैंने ये देखा कि वो कौन कौन से ऐसे हलके हैं कि जहां पर एमपीए का रिजल्ट डिफरेंट है, एमएनए का मुख्तलिफ है। तो ये हमें पंजाब के अंदर काफी जगहों पे ये मसला मिलता है, और इसीलिए पंजाब के जो ट्रिब्यूनल्स हैं उन्हीं पे असल लड़ाई है। क्योंकि हम देखें गुजरांवाला में देखें, लोधरा में देखें, ननकाना साहब में देखें, इस तरह की जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, अली गौहर बलोच साहब का जो हलका है, ये वो सारे हलके हैं कि जहां पर मुस्लिम लीग नून के इन्फ्लुएंशियल उम्मीदवार हैं, जो थाना कचहरी के हवाले से भी मारूफ समझे जाते हैं, जो जिनका ये मकसद होता है कि उन्होंने हर हाल में असेंबली में पहुंचना है। तो फिर वहां पर ये टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इस तरह की चीजें की जाती है। साकिब साहब, कल अली गौहर बलोच साहब की बात की, अभी हमारे भाई माजिद रज़ावी साहब ने, अली गौहर बलोच साहब वाला केस भी 3 सीटों के बाद वो भी आगे सीट। जी जी बिल्कुल। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ये फैसला दे चुके हैं, जिसमें अगरचे 2-1 से फैसला आया था, अब 2 जजेस सुनेंगे। अब क्या ये 2 से 3 की तरफ जाएगा या उससे बड़ा बेंच बनेगा या उसी प्रेसिडेंट को लेकर आगे चलेंगे? अगर तो सुप्रीम कोर्ट में अमूमी तौर पर ये देखा जाता है, अगर तो उसी तरह ये आगे चलें तो फिर फैसला वही आएगा जो पहले आया है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। हालांकि उस पर बहुत बड़े सवालात हैं। मेरा ये ख्याल है कि उसमें जस्टिस अकील अब्बासी जो है, उन्होंने जो इख्तलाफी नोट लिखा था उसमें और जो चीफ जस्टिस काजी फाइजा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उनके जो नोट हैं, मतलब एक तो अक्सरीती जो फैसला है और अकलीती फैसला, इसमें फैक्ट्स में भी फर्क है। मतलब एक तो जजमेंट में ना, एक फैक्ट्स में भी फर्क है। वो कह रहे हैं कि उसका प्रोसेस पूरा हो चुका था, नोटिफिकेशन हो चुका था, और उसके बाद ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना था, सिंपली नहीं देख सकते थे।
और चीफ जस्टिस काजी फाइसा जो और जस्टिस नईम अख्तर अफगान कह रहे हैं नहीं वो अभी प्रोसेस होना था, वो आरओ ने लिखा कि वो मॉब आ गया था तो मॉब की वजह से हमने वो फैसला दिया और इस तरह की सिचुएशन में हम इस तरह मॉब पे जो है वो सारा कुछ नहीं छोड़ सकते, मतलब वो उस तरफ ले गए। हालांकि बड़ा जेन्युइन आपको पता है वो इतने वोट जो है वो उसमें मुस्तरद कर दिए और ये तो मैं ये समझता हूँ ये तो एक पूरा एक आप रास्ता दे रहे हैं कि कल कोई भी आए और आप रास्ता दे रहे हैं कि कल जनाब आप रिकाउंटिंग में जाएं और रिकाउंटिंग में आपसे 20,000 वोट आपके अचानक जो है वो मुस्तरद हो जाए और उसका कोई पूछने वाला नहीं। मुस्तरद भी सिर्फ उसके होंगे जो जीता होगा। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें फिर फैक्चुअल कंट्रोवर्सी जब आ जाती है, अदालतें उमूमी तौर पर मैंने देखा है कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में कि जब एक जीता हुआ उम्मीदवार कह रहा है कि ये क्या मेरे जी वोट 10,000 वोट जो है अचानक मुस्तरद हो गए, तो फिर वो मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाके देखता है कि क्या जहां पे गड़बड़ तो नहीं हुई, तो फिर उसके बाद फैसला होता है। ये खुद ही फैसला इन्होंने कर दिया और ये बहुत बड़ा रास्ता दिया गया है। मेरा ख्याल है कल अब देखना है कि कल 2 जजेज इस पे क्या करते हैं और किस तरह जो है वो इसको देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है वही 3-2-1 वाला जो नहीं फैसला तो प्रेसिडेंट पे सुप्रीम कोर्ट पहले तो ये फैसला दे चुकी है, लेकिन ये है कि जस्टिस अकील अब्बासी वाला नोट अगरचे वो अकलीती नोट है लेकिन उसको अब देखना होगा कि क्या फैक्ट्स इसके देख करके इसमें सारा प्रोसेस हो चुका है क्यों। और इसी सीट पे आके साकिब भाई अगर इसी सीट के ऊपर आकर कोई थोड़ा सा डिफरेंट फैसला आ जाता है तो फिर पिछले अभी कंट्रोवर्शियल मजीद हो जाएगा। नहीं कंट्रोवर्शियल नहीं होगा अगर ये मैं ये कह रहा हूं कि अगर जस्टिस अकील अब्बासी ने जो फैक्ट्स लिखे थे वो कह रहे थे कि इसका नोटिफिकेशन हो चुका था, प्रोसेस मुकम्मल हो चुका था, अगर वो उस पे आ जाते हैं कि हाँ इसमें बिल्कुल ये अभी हमारे सामने केस आया है ये केस उसी तरह का ही बनता है जो जस्टिस अकील अब्बासी लिख रहे हैं, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, प्रोसेस कंप्लीट, फिर वो कह सकते हैं कि नहीं इसमें वापस आप नहीं जाएंगे क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइसा उनके फैसले में तो ऐसे लगता है जैसे रास्ता निकाला गया है कि आरओ ने ये कह दिया और मॉब आ गया और इस तरह करके चीजें कर लेने। अरे एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।